Okay, good morning to all of you. A very, very warm good morning. Well, last we ended up with the our absorption, yeah, digestion. Today we start up the with absorption of digestive products, which we learned yesterday, that how our fat get digested, and what the procedure and maximum where the digestion take place, okay, in the स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, तो हमारा डाइजेशन ज़्यादातर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है. आज हम देखेंगे कि हमारा एब्जॉर्प्शन अब क्या है. ठीक है, डाइजेशन तो हो गया कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड हुआ हमारा. ठीक है, क्योंकि वी वांट द एनर्जी. टुडे वी डिस्कस दैट व्हाट इज एब्जॉर्प्शन. बेसिकली एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा इनटू द ब्लड और द लिम्फ. जैसे मैंने कल आपको फैट का ब्रेकडाउन बताया था. मैंने आपको कहा था कि वो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, जहाँ पे हमारे इंटीरियर साइड्स, मैंने आपको बताया था कि वो इंटीरियर साइड्स आपके जो एब्जॉर्ब मटेरियल होता है उसको आप कहाँ लेके जाता है, आपके लिम्फ या फिर ब्लड में आपको पहुंचाता है. ठीक है, इसी तरह ये बोल रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन का मतलब यही होता है कि जो आपका डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट बचता है. ठीक है, जैसे हमने इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट देखा था, वहाँ पे हमारा एंड प्रोडक्ट क्या थी, मिसलीज थी. ठीक है, तो और जैसे हमने पॉलीसेक्राइड से हमारे जो डाइसेक्राइड्स बने थे, हमने जो जो भी एंड प्रोडक्ट देखे, तो अब हमारा फूड तो डाइजेस्ट हुआ, लेकिन हमें उसको पूरी, हमारे ब्लड ने तो उसको पूरी बॉडी टिश्यूज तक पहुंचाना ही है ना. क्यों पहुंचाना है? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए. वी वांट एनर्जी, वी वांट अवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली, वी वांट अवर ऑर्गन टू फंक्शन प्रॉपरली, राइट. तो इसीलिए जो एब्जॉर्प्शन होती है वो आपके एंड प्रोडक्ट का, जो आपने डाइजेस्ट किया उसके एंड प्रोडक्ट को आपके ब्लड तक पहुंचाना होता है. और ब्लड तक कैसे पहुंचाएगा? आपके इंटेस्टिनियल म्यूकोजा, जिसमें इंटीरियर साइड सेल्स होते हैं, वो आपके उन प्रोडक्ट्स को आपकी ब्लड तक पहुंचाता है, लिम्फ तक या ब्लड तक पहुंचाएगा. ठीक है, इट इज़ कैरिड आउट बाय द पैसिव एक्टिव फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपका जो अमाइनो एसिड्स हैं वो आपकी बॉडी में एक्टिवली एब्जॉर्ब होंगे. मैंने यहीं पे बता दिया था. ठीक है, आपका जो मैल्टोज होगा वो पैसिवली एक्टिवली दोनों तरीके से पास होगा. ठीक है, फिर जो हमारा सुक्रोज है, मतलब ग्लूकोज या फ्रक्टोज है, वो आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लेगा. वही मैकेनिज्म आज हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, small amount of monosaccharide like glucose, amino acid and some electrolytes like chloride ion are generally absorbed by the simple diffusion. इसमें आपको सिंपल डिफ्यूजन, मतलब सिंपल डिफ्यूजन होगा कि आपका ये जो जहाँ पे कंटेंट आपका ज़्यादा होगा, ठीक है, कंसंट्रेशन जिस मटेरियल की जहाँ पे ज़्यादा होगा, बिकॉज यू नो दैट डिफ्यूजन इज व्हाट, एनीथिंग विच ट्रांसफर फ्रॉम हाईली कंसनट्रेटेड एरिया टू द लोअर कंसनट्रेटेड एरिया, है ना. कोई भी चीज़ आपका जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जा रही है. तो जो आपके ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स और क्लोराइड Cl नेगेटिव जो है, ठीक है, ये आपको सिंपली आपके डिफ्यूजन के थ्रू ही हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे. द पैसेज ऑफ दिस मटेरियल इनटू द ब्लड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. अब क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन है तो कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा. कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट पे क्यों? जैसे मैंने अभी कहा कि वो कैसे होगा, जहाँ पे ज़्यादा होगा, जहाँ पे जिस चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहीं से आपकी जहाँ पे कंसंट्रेशन लो होगी वहाँ जाएंगे. तो वही ये कह रहा है कि आपका इस सब्सटेंस का जो जो अमाउंट है वो डिपेंड करेगा आपकी किस पे, कंसंट्रेशन पे. However, the substance like glucose and amino acid are absorbed with the help of carrier protein. और ऐसे मैकेनिज्म को फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. ठीक है, इसने कहा अब आपका जो ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड है, क्योंकि मैंने पीछे आपको क्या बताया, पीछे मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि आपका ग्लूकोज और अमाइनो एसिड एक्टिवली एंड पैसिवली दोनों तरीके से जाएगा बॉडी में. ठीक है, तो इसने कहा वही कि हाउएवर आपका जो ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड है वो आपका जो है किस तरीके से कैरियर प्रोटीन की भी हेल्प से जाता है. कैरियर प्रोटीन की क्या, आपको क्या है, कोई ऐसे कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है जिस जो आपके इस मटेरियल को आपकी ब्लड तक लेके जाएगा. ऐसे मैकेनिज्म को जब आपको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, मतलब आप जब आपको रेलगाड़ी की ज़रूरत पड़ रही है कहीं जाने के लिए, आपका मटेरियल पहुंचाने के लिए, ऐसी मैकेनिज्म को, ऐसे ट्रांसपोर्ट को आप फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोलेंगे. ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट. ठीक है, अब जो वाटर अगर ट्रांसपोर्ट करवाना है उसका डिपेंड आपको, वो डिपेंड करेगा आपका किस पे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे नहीं डिपेंड करेगा, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे. ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होता है, आपको पता है ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है कि आपका मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन जा रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट होने के लिए आपको वैसे
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए, और सिर्फ सिलेक्टेड मटेरियल को, मतलब वो ऐसी मेम्ब्रेन होगी जो आपके सिलेक्टेड मटेरियल को ही अंदर अलाउ करेगी, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओकर अगेंस्ट द जो कंसनट्रेटेड इंग्रेडिएंट हैंस रिक्वायर द एनर्जी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपके ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका जहाँ पे कंसनट्रेटेड है जहाँ पे वहाँ से जाएगी, नहीं, वो लोअर से हाई की तरफ भी जा सकती है, लेकिन वो उसके अगेंस्ट काम करेगी, तो इसका मतलब उसको यहाँ पे एनर्जी चाहिए होगी। दैट मीन्स एटीपी रिक्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जो हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपको इसका डिफरेंस भी अच्छे से बता दूंगी, ठीक है। वहाँ पे पूरा है इसके बारे में। तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मतलब आपको एटीपी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन में आपको कोई एनर्जी, कोई एटीपी, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वहाँ का जो सब्सटेंस होगी वो कंसनट्रेटेड ग्रेडियंट पे ही डिपेंड करेंगे, ठीक है। ऑस्मोटिक में आपको कंसनट्रेट जो आपका वाटर है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा, और इसके लिए इसको एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। वेरियस न्यूट्रिएंट लाइक अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम आर एब्सॉर्ब्ड इनटू द बॉडी बाय दिस मैकेनिज्म। फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल आर बीइंग इनसॉल्युबल, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो इनसॉल्युबल है तो ये एब्जॉर्ब ब्लड में सिंपल नहीं होती, क्योंकि इसका मैकेनिज्म मैंने आपको कल बता दिया है, ठीक है। दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। पहले जैसे मैंने कल बताया था कि पहले वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में क्या हो जाते हैं, टूटते हैं, कॉल्ड मिसलीज, विच मूव इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, ठीक है। फिर वो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में पहुंचते हैं, फिर दे आर रीफॉर्म्ड इनटू ए वेरी स्मॉल प्रोटीन कॉल्ड द फैट ग्लोब्यूल्स। फिर ये क्या होते हैं, छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में टूटते हैं, ठीक है, जिनको हम काइलोमाइक्रोन बोलते हैं, विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू लिम्फ वेसल्स, जिसको लैक्टियल बोलते हैं इन द विलाई। तो ये मैंने सारा प्रोसीजर आपको कल बता दिया, तो मुझे नहीं लगता मैं यहाँ आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। These lymph vessels ultimately release the absorbed सब्सटेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और फिर ये ब्लड, मैंने बताया था कि ये वेसल्स आपको लिम्फ वेसल्स फिर दोबारा आके उसको जो काइलोमाइक्रोन्स हैं उनको कहाँ पे लेके जाती हैं, आपके ब्लड स्ट्रीम में छोड़ती हैं, ठीक है। ये मैंने कल पूरी तरीके से आपको बताया था, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल लाइक माउथ, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। हाउएवर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, एज आई मेंशन इन माय लास्ट वीडियो दैट द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, जो आपका खाने का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। ए समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सब्सटेंस एब्जॉर्बिंग गिवन इन टेबल 16.1। तो यहाँ पे देखो, आप माउथ में देखो कि आपका कितना मटेरियल एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। सर्टन ड्रग्स आपके माउथ में, कुछ ड्रग्स ही होंगे कम इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोजा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग दैम। आपके माउथ में सिर्फ कुछ ड्रग्स, ठीक है, और उसके बाद जो भी कोई थोड़ा बहुत मटेरियल होगा वो आपके वहाँ पे ब्लड माउथ से एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, और वो आपकी टंग के नीचे जो वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, वो अब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। स्टमक में आपका वाटर होगा, सिंपल शुगर या अल्कोहल होगी, वो अब्जॉर्ब होगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो कितना बड़ा पर्चा लिखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होती है, तो इसमें आपका ये प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रेंट, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द ह्यूमन बॉडी या ऑर्गन, विच ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन इज द प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रेंट, तो आपका आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन है। इन चारों में से कोई भी अगर ऑप्शन आए तो करेक्ट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हेयर, यहाँ पे ही आपकी डाइजेशन होती है, एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल एंड अमाइनो एसिड आर अब्सॉर्ब थ्रू द म्यूकोजा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड द लिम्फ, ठीक है। तो आपका ये जितना भी मटेरियल है ये आपके इंटेस्टाइनल म्यूकोजा जो है उसके थ्रू आपके ब्लड स्ट्रीम लिम्फ में जाएगा, ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका थोड़ा सा वाटर एब्जॉर्ब होगा, कुछ मिनरल या कुछ ड्रग्स ही आपके एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीचेज द टिश्यू, आपके टिश्यूज में पहुंच जाते हैं, विच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटी, द प्रोसेस इज का एसिमुलेशन। सबसे पहले क्या था, डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन क्या होता है, आपके फूड को डाइजेस्ट करना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपके फूड का एब्जॉर्प्शन होना, एब्जॉर्प्शन के बाद जो मटेरियल बचता है, जो हम एनर्जी के लिए अपना फाइनल मटेरियल को यूज़ करते हैं, उसको एसिमुलेशन बोलते हैं, ठीक है। द डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिफाइड इनटू coherent feces into the rectum, initiate a neural reflex causing
अर्ज और अ डिज़ायर फॉर इट रिमूवल। तो आपका डाइजेस्टिव मटेरियल जो होता है, ठीक है, आपका जो डाइजेस्टिव वेस्ट होता है वो बाद में सॉलिफाइड हो जाता है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है सॉलिफाइड हो जाता है फीसेस में, जो कि रेक्टम में रहता है। बाद में एक न्यूरल रिफ्लेक्स या फिर एक अर्ज आएगी कि हमें उसको रिमूव करना है। तो जब हम उसको रिमूव करते हैं, द इजेशन ऑफ द फीकल फीसेस टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग, उसको क्या बोलते हैं, डिफिसिएशन, ठीक है। मतलब कि आपके जो फीकल मैटर है उसको बॉडी से रिमूव आउट करना, जो कि एक क्या है, वॉलंटरी प्रोसेस है, एंड इज कैरिड आउट बाय द मास पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, ठीक है। जैसे हमारी ऑइसोफेगस में पेरिस्टालिसिस होती है, तो ऐसे ही, तो वो क्या है, वॉलंटरी है प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर के सबसे लास्ट पे हमारे बचते हैं डिसऑर्डर्स, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, ठीक है। द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन। द infections are also caused by the parasites of the intestine like tapeworm, roundworm, threadworm, hookworm, pinworm, etc. आपकी बॉडी में, आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक में अगर कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि आजकल कॉमन प्रॉब्लम हो गई है इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, तो उसका एक ही कारण हो सकता है, या तो वो आपकी प्रॉब्लम वायरल होगी या बैक्टीरियल होगी, ठीक है। उसमें आपके जो इंटेस्टाइन में रहने वाले पैरासाइट्स वो आपको हार्म करेंगे, ठीक है, होल कर देते हैं आपके इंटेस्टाइन में, ब्लॉक कर देते हैं, जैसे कि आपके टैप वार्म, राउंड वार्म, ये सारे वॉर्म्स हो गए, ठीक है। ज़्यादातर वॉर्म हमारे यही जो इंटेस्टाइन में रहते हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम आ गई है जॉन्डिस। तो जॉन्डिस क्यों होती है, जैसे कि हमारे लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो बाइल को सिक्रीट करता है। अगर हमारा बाइल एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट हो जाए, या फिर एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट ना हो, या फिर आपका जो डक्ट है, जिसको हिपैटिक डक्ट होता है, उसका ब्लॉकेज हो जाए, तो इसको आपको जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। द लीवर इज अफेक्टेड, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आपका लीवर अगर अफेक्टेड होगा, ठीक है। द लिवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आई टर्न येलो ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ द बाइल पिगमेंट। तो बाइल पिगमेंट ज़्यादा अमाउंट में डिपॉजिट हो जाए, मतलब आपका हिपैटिक डक्ट ब्लॉक हो जाए, तो आपको जॉन्डिस होगा, ठीक है। पूरा बंदा पीला पीला दिखाई देगा, पता चलेगा कि हल्दी लगा रखी है पूरी बॉडी में। नेक्स्ट है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग तो आपको पता है कि आपका जो फीकल मैटर होता है वो कहीं और से मैटर आपका जाता है, वेस्ट मटेरियल आपका कहीं और से रिमूव आउट होता है। तो वॉमिटिंग होता है कि आपका माउथ से स्टमक में गया हुआ जो कंटेंट होता है, ठीक है, उसको दोबारा स्टमक से मुंह से बाहर आता है। वो वॉमिटिंग इज दैट इट इज द इजेशन ऑफ द स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय द वॉमिट सेंटर इन द मेडुला। ए फीलिंग ऑफ न्यूसप प्रोसीड इज वॉमिटिंग, ठीक है। आपका वॉमिटिंग किसी भी कारण की वजह से हो सकती है। जैसे आपको पता है जब हम सफ़र में जाते हैं तो हमें वॉमिटिंग हो जाती है, क्योंकि कभी हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारा पेट खाली है ना, गैस की वजह से हो जाता है। जब सबसे पहले जो जिसको वॉमिटिंग होती है उसको कहते हैं कि जी इसको गैस का कैप्सूल दो, ठीक है, उसकी वजह से हो जाता है, मतलब एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है आपको वॉमिटिंग, या फिर नोसिया हो किसी को तो इन स्पेशल केसेस में भी वॉमिटिंग हो सकती है। या अगर हमने कुछ ऐसा स्पाइसी फूड खाया है तो उसकी वजह से जो हमारी बॉडी इनटेक नहीं कर पा रही है, अच्छे से नहीं उसको ले रही है, हमारी बॉडी उसके लिए अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो भी आपको वॉमिटिंग होगी। और वॉमिटिंग को कंट्रोल करने वाला वॉमिट सेंटर है जो मेडुला में, वो उसे कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट डायरिया। डायरिया क्या होता है कि आपकी एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट and increase liquidity of the fecal matter is known as diarrhea. It reduce the absorption of food. होता क्या है बेसिकली डायरिया का कारण होता है विब्रियो कोलेरा नाम का एक बैक्टीरिया। वो आपको क्या करेगा, आपका एक्सेस ऑफ वाटर, मतलब आपके फीकल मैटर में ज़्यादा पानी निकल जाएगा, ठीक है, ज़्यादा पानी निकल जाएगा। आपको होता है ना जब बहुत ज़्यादा पेट खराब होता है तो आपको मतलब पेट खराब होने के बाद आपको पता है क्या होता है, तो उसके लिए हमें डॉक्टर ORS रेकमेंड करते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो वो इसकी विब्रियो कॉलेरा की वजह से होता है, तो आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का रिडक्शन हो जाता है, लेकिन आपका लिक्विडिटी मतलब फीकल मैटर में आपका जो वाटर है वो ज़्यादा निकल जाएगा, ठीक है, तो डायरिया हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन मैंने आपको कल भी बताया था कि एक्सेस अमाउंट में आपका जो है वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आपका फीकल मैटर मतलब बहुत कॉलन में ही विद इन द कॉलम रिटेन रहता है काफ़ी समय तक। उसको पास आउट होने के लिए मतलब दिक्कत आती है, नहीं पास आउट हो सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं।
इंजेशन क्या होता है? इंजेशन, इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्ट लीडिंग टू ए फीलिंग ऑफ फुलनेस। इंडाइजेशन हो रहा है कि आपको हाजमा ही नहीं हो रहा है, तो हाजमा होने के लिए हम हजमोला लेते हैं, ज़्यादातर जो हमारा देसी होता है तो हजमोला लेते हैं। तो बस वही हाजमा नहीं फूड हो रहा, क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा स्पाइसी खा लिया है, या हमारे एंजाइम कुछ इन एक्यूरेट एंजाइम सिक्रीट हो गए हैं उसकी वजह से, या एंग्जाइटी हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया ओवर ईटिंग की वजह से, तो ये इंजेशन हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक 2019 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, नीट के पेपर में पूछा था कि जो हमारा ये है प्रोटीन एंड क्लोरीन, मतलब पीईएम है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन, ये किस में, जैसे इसमें इधर पूछते हैं जो हमारा मरासमस एंड कैशुगर होता है। मरासमस आपको पता है कि लेस देन 1 ईयर में होता है, लेकिन जो कैशुगर होता है वो मोर देन 1 ईयर वाले बच्चों में होता है। तो क्वेश्चन यही दोनों से निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। आपको पता है पीईएम क्या होता है? पीईएम होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, डेफिशिएंसी हो जाए अगर किसी बच्चे को इसमें प्रोटीन में, बता डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड calories are widespread in many underdeveloped countries like South and Southeast Asia, South America, West and Central Africa। इनमें आपके बच्चों को क्या हो जाएगा? फूड कैलोरीज जो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में प्रोटीन की कमी, मतलब बच्चों को वहाँ पे महसूस होती है, उनको अच्छे से प्रोटीन नहीं मिल पाता। ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में अफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग टू फेमाइन एंड पॉलिटिकल टर्मोइल। These happened in the Bangladesh during the Liberation War and in the Ethiopia during the drought in the mid 80s। PEM affect the infant and the children to produce marasmus and kishore। वैसे PEM आपके बच्चों को अफेक्ट करता है, इन्फेंट बच्चों को, मतलब या तो 1 साल से ज़्यादा 1 साल से कम वाली। जो मरासमस होता है इज प्रोड्यूस बाय द साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड द कैलोरीज। मरासमस क्या होता है कि आपके बच्चे को प्रोटीन एंड कैलोरीज से डेफिशिएंसी हो गई है। इट इज़ फाउंड इन द इन्फेंट लेस देन 1 ईयर। तो हाईलाइट किया है ना, तो क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, लेस देन 1 ईयर के बच्चों को आपको मरासमस हो जाएगा। इफ़ मदर milk is replaced too early by other food which is poor in both protein and caloric value, they often happen if the mother have a second pregnancy or a childbirth when the older infant is still too young। ये कब होता है कि जब आपकी मतलब मदर जो है, जो लेडी जो है, उसने सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, तो पहला वाला बेबी अभी बहुत मतलब बहुत छोटा है, तो या फिर उस केसेस में होता है, क्योंकि ऑब्वियस है कि माँ दूसरे बच्चे को जब कंसीव कर लेती है बच्चा, तो दूसरा बेबी तो पहले वाले बेबी को वो दूध नहीं पिलाती, एक वो। और दूसरा कारण ये है कि अगर आपकी जो मदर है उसने आपको फीड ही नहीं किया, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की है, या ब्रेस्ट फीडिंग को रिप्लेस कर दिया है किसी और के दूध से, या दूध से नहीं, या किसी और खाने से कर दिया, तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने बच्चे को 6 मंथ तक मदर का ही दूध पिलाना चाहिए, ताकि उसके प्रोटीन की कमी जो है, मतलब उसको प्रोटीन की कमी ना रहे। ठीक है, तो ये 2 रीज़न है। एक तो आपकी जो लेडी है, मदर है, वो सेकंड बेबी कंसीव कर रही है, सेकंड प्रेगनेंसी है। दूसरा ये कि उसके फूड को मिल्क जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको रिप्लेस कर दिया किसी और फूड से। ठीक है, इन मरासमस प्रोटीन डेफिशिएंसी impairs ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द टिश्यूज प्रोटीन। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक्सट्रीम आपकी बॉडी थिन्स ऑफ द बॉडी एंड द thinning of limbs result, the skin become dry, thin and wrinkled, growth rate and the body weight decline। ठीक है, considering even growth and development of brain and the mental facilities are impaired। आपके जो बेबी होगा उसमें आपका ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, बॉडी वेट कम होगा, लिम्फ बहुत ज़्यादा पतली हो जाएंगी। ठीक है, स्किन बिल्कुल ड्राई रिंकल्ड, जैसे बुजुर्ग जैसा दिखने लगेगा आपका इन्फेंट। ठीक है, इसमें ये हो जाएगा। कैशू केयर में आपका क्या होगा? ये भी प्रोटीन डिफिशियंसी वो होगा अनअकोमोडाइड बाय द कैलोरी डेफिशिएंसी। इट रिजल्ट फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय ए हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट। ये
कब होगा कि जब आपकी मदर के मिल्क को रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय हाई कैलोरिक या फिर हाई कैलोरिक हाई होगी लेकिन लो प्रोटीन डाइट होगा। वहाँ पे आपका कैलोरिक एंड प्रोटीन दोनों कम होगा, लेकिन यहाँ पे आपको आपका प्रोटीन लो होगा लेकिन कैलोरिक हाई होगी इन ए चाइल्ड मोर देन 1 ईयर इन एज। ठीक है, 1 साल के बच्चे में होता है। लाइक मरासमा आपका कैशोकर में भी वेस्टिंग ऑफ मसल्स हो जाएंगे, थिनिंग ऑफ लिंग, फेलियर ऑफ ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट, मतलब दोनों में एक ही होता है, लेकिन सिर्फ एक ये हो जाता है कि लाइक अनलाइक मरासमस सम फैट इज स्टिल लेफ्ट, क्योंकि उसमें मरासमस में आपका पूरा जो बच्चा है बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका कुछ थोड़ा बहुत फैट जो है रहेगा अंडर द स्किन। मोर ओवर एक्सटेंसिव ऑडिमा, मतलब ऑडिमा होता है कि फ्लूइडिटी कंडीशन एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स आर सीन। यहाँ पे आपके बच्चे को बॉडी पार्ट्स स्वेल दिखने लगेंगे, ठीक है, स्वेली स्वेली से दिखेंगे। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का सबसे लास्ट, ठीक है, एंड है इस चैप्टर का। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा पूरा, जितना भी डिस्कस किया। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड था तो मैंने एनसीईआरटी के अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं आपके साथ। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। कल की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम उसमें 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दिस